हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम गुप्ता एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 3 लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? वेक्टर के बारे में। वेक्टर यानी कि सदिश। सदिश के बारे में हमने अब तक की क्लासेज में क्या जान लिया था उसका एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो ये आपके दिमाग से साफ होता रहेगा। आपको रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए मैं आपको क्लास में थोड़ा बहुत आउटलाइन देता रहता हूं, रिवाइज करवाता रहता हूं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था वेक्टर के बारे में कि हमें वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। क्यों पड़ी थी वेक्टर की आवश्यकता? क्योंकि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के द्वारा काम नहीं चल रहा था, उनको डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही थी, और डायरेक्शन की आवश्यकता के कारण ही हमें वेक्टर की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी वेक्टर की डेफिनेशन? वह क्वांटिटीज जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, उसे क्या बोलते थे? वेक्टर बोलते थे। वेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखवाया था कि वेक्टर हमेशा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। जब भी वो ऐड होंगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज जुड़ेगी तो किसको फॉलो करेगी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी। उसके बाद हमने जाना था स्केलर के बारे में। स्केलर क्या कहा था हमने? कि केवल वह क्वांटिटीज जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटीज बोला जाता था। स्केलर जुड़ने के लिए किसका यूज करती थी? ओनली नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन का यूज करती थी। उसके बाद हमने क्या जाना था? रिप्रेजेंटेशन। इसके पहले मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था नोट डाल के कि जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है वो हमेशा डायरेक्शन रखती है। क्या रखती है? डायरेक्शन रखती है। बट जितनी भी क्वांटिटीज है जिनके पास डायरेक्शन है वो जरूरी नहीं वो वेक्टर है। कुछ वेक्टर क्वांटिटीज नहीं भी होती। उसका मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिक करंट के रूप में, जो डायरेक्शन भी रखता था, मैग्नीट्यूड भी रखता था, बट वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता था। ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता था वेक्टर को? एक एरो के साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर में ये हमारा एरो है, ये इसकी लेंथ है और ये इसका हेड है। तो हम जो ये लेंथ थी वेक्टर की, क्या थी? जो एरो की लेंथ थी उसको क्या बोलते थे? मैग्नीट्यूड बोलते थे। और जो इसका हेड वाला सिरा था, जो हेड था उसको हम क्या बोलते थे? वेक्टर की डायरेक्शन बोलते थे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन के बारे में हमने जान लिया था कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी, कौन सी डायरेक्शन ईस्ट होगी, कौन सी साउथ होगी। इसके अलावा हमने जाना था कि डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी? एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही थी। एंगल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्शन को डिफाइन कर रहे थे। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हमने क्या कहा था? वेक्टर को अगर 360 के एंगल पे रोटेट कर दिया जाए तो वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वह वही डायरेक्शन रखता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? पैरेलल शिफ्टिंग वाला। क्या कहा था हमने? कि वेक्टर हमेशा पैरेलल शिफ्टिंग करता है। क्या करता है? वेक्टर हमेशा पैरेलल शिफ्टिंग करता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कि जो दो वेक्टर के एडिशन के बाद जो दो एंगल बनेंगे उसमें से हमें कौन सा एंगल, थीटा कौन सा चूज करना था? हमें स्मॉलर थीटा, स्मॉलर थीटा हमें चूज करना था। और थीटा की रेंज हमने क्या मानी थी? थीटा की रेंज मानी थी हमने 180 तक। क्या करते थे अपन? टेल से टेल को मिला देते थे। टेल से टेल को मिलाने के बाद जो थीटा हमारे पास सबसे छोटा होता था उसी को हम क्या मानते थे? जो एंगल सबसे छोटा होता था उसी को हम थीटा मानते थे। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ लिया था? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास हमारा एक बेहतरीन टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है? वो ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है? ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ना है अपने को आज? ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है?
सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्राफिकल, या इसी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है ये ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल? इसके अंदर अपन पढ़ेंगे वेक्टर को ओनली डायग्राम। इसके बारे में पढ़ेंगे, ओनली डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर का डायग्राम समझेंगे कि वेक्टर बनता कैसे है। 3 तरीके के होते हैं ये। कौन कौन से होते हैं? ट्राइएंगल, लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइएंगल का मतलब जिसमें हमारे पास त्रिभुज बनता हो। क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। नंबर 2 क्या है अपने पास? पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ एडिशन, एडिशन। क्या होता है पैरेललोग्राम? और नंबर 3 और लास्ट हमारे पास क्या है? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है पॉलीगन को? बहुभुज। क्या होता है पॉलीगन? बहुभुज। ठीक है, इसका यूज क्यों किया जाता है? इनका यूज किया जाता है 2 वेक्टर के एडिशन के लिए। किसके लिए? 2 वेक्टर एडिशन। 2 वेक्टर के एडिशन के लिए किया जाता है इसका यूज। 2 वेक्टर एडिशन, 2 वेक्टर के एडिशन के लिए इसका यूज किया जाता है। इन दोनों का यूज, ट्राइएंगल और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का। जो हमारे पास थर्ड है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, इसका यूज किया जाता है मोर देन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर एडिशन। 1 से 2 से अधिक वेक्टरों के एडिशन के लिए हम क्या करते हैं? मोर देन 2 वेक्टर एडिशन के लिए हम पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं इसके अंदर होता क्या है। ट्राइएंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है। ठीक है, नंबर 1 हेडिंग डाल लीजिए, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या पढ़ेंगे अपन? फर्स्ट नंबर 1 ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 1 पॉइंट, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है? ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमें किसी भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ना हो, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इन 2 वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो हम क्या सोचते हैं कि क्या बनेगा? ए बी वेक्टर। यही बनता है ए बी वेक्टर। जैसे ये आपके पास वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर, तो इन दोनों को जोड़ दिया। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने हेड का सिरा ऐसे क्यों लिया है। अभी आपको जब हम डेफिनेशन पढ़ाएंगे इसकी, तब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हैं इसे? ए वेक्टर, बी वेक्टर और ए बी वेक्टर। ये जो ए बी वेक्टर है ये क्या है? रिजल्टेंट। क्या होता है ये? रिजल्टेंट। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है ये? रिजल्टेंट। और फिजिक्स के अंदर इस ए बी वेक्टर को क्या कहा गया है? क्या नाम दिया गया है? आर वेक्टर। क्या बोला जाता है?
आर वेक्टर, और इसका मतलब होता है रिजल्टेंट। तो आज से ए बी वेक्टर की जगह हम क्या रखेंगे, आर वेक्टर को रखेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट। तो क्या होता है आपके पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर। ये आपके पास बनता है ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। अब बात करते हैं हम कि अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, दो वेक्टर क्वांटिटीज का आपके पास एडिशन हो रहा है, तब आपके पास जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, जो भी रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। क्या होगा, वेक्टर होगा। अगर आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज का ही एडिशन होता है, वेक्टर और स्केलर का एडिशन नहीं होता। जब आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन हो रहा है तो जो आपके पास रिजल्ट प्राप्त होगा, उसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या होगा, वेक्टर ही प्राप्त होगा। आपको क्या प्राप्त होगा, वेक्टर ही प्राप्त होगा। इसके पास भी क्या है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्लस क्या है, डायरेक्शन है। क्या है, डायरेक्शन। इसके पास भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, प्लस क्या है, डायरेक्शन है। दोनों के पास क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। तो आपके पास जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। आपके पास जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा उसके पास भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। क्यों होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर क्वांटिटी को। वेक्टर होता है, जब वेक्टर और वेक्टर एडिशन हो रहा है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, वेक्टर। तो इसको नोट डाल के लिख लीजिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव ऑलवेज वेक्टर। दो वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन से हमें हमेशा क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव ऑलवेज वेक्टर। नोट डाल के लिख लीजिए इसे, नोट क्या लिखना है इसमें, एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव ऑलवेज वेक्टर। क्या लिखा है मैंने, एडिशन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव ऑलवेज वेक्टर। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन होगा, क्या होगा, एडिशन होगा टू वेक्टर क्वांटिटीज का, तो हमें जो क्वांटिटी रिजल्टेंट के रूप में प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, वेक्टर ही प्राप्त होगी। क्या होगी, वेक्टर ही प्राप्त होगी। आगे देखते हैं, नोट कर लिया इसे, ठीक है। अब कैसे एडिशन करना है इसका, एडिशन कैसे करना है, जैसे आपके पास एक ये वेक्टर है और एक आपके पास ये वेक्टर, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर। अब इनका एडिशन कैसे करना है,
आप जानते हो पैरेलल शिफ्टिंग को, ठीक है। तो पैरेलल शिफ्टिंग होगी इसकी यहां पे। आपको मालूम है क्या चेंज नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन, यानी कि ये थीटा और मैग्नीट्यूड। तो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेंगे और इसको यहां से यहां ले जाएंगे और इसका ये थीटा हो जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप जब पहले पढ़ा रहे थे तब तो आपने कहा था कि टेल से टेल जोड़ना है, और आपने यहां क्या किया, हेड टू टेल जोड़ दी। क्या किया, हेड से टेल जोड़ दिया, और पहले तो मैंने कहा था कि टेल से टेल जोड़नी है। तो बच्चों वहां मैंने नॉर्मल केस में बोला था, पॉलीगन जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है उसमें हम टेल से टेल जोड़ते हैं, बट जब हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे तो वहां हम हेड टू टेल का यूज करेंगे, जैसा कि मैं अभी आपको डेफिनेशन में लिखवाऊंगा। क्या लिखवाऊंगा, डेफिनेशन में। पैरेलल शिफ्टिंग होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। और याद रखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर आपको हेड टू टेल जोड़ना है। क्या करना है, हेड टू टेल जोड़ना है। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंट, मैं आपको समझाऊंगा डेफिनेशन को, पूरी डेफिनेशन को समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आर रिप्रेजेंटेड if two vectors are represented by two side of vector, two side of triangle in magnitude and direction taken by same order। अब आगे डेफिनेशन मैंने क्या कहा, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड ऑफ ट्राइंगल। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो साइड ऑफ ट्राइंगल के, किसको, मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ऑर्डर के अंदर। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ऑर्डर के अंदर। आगे डेफिनेशन क्या होगी, देन द रिजल्टेंट of vector is given by third side of triangle in magnitude and direction taken in same order, taken in opposite order, अब आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखिए। क्या बोला मैंने, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन अपोजिट ऑर्डर, टेकन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लीजिए डेफिनेशन को।
कर लिया नोट डाउन? नोट डाउन कर लिया? अब मैं आपको ये डेफिनेशन समझाता हूं कि क्या मैंने बोला है इस डेफिनेशन के अंदर। क्या है? इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल। मैंने पहले आपको ट्राइंगल समझाया ही इसी वजह से था, जो आपको एक एग्जांपल समझाया था मैंने, वो इसी वजह से समझाया था ताकि आपको डेफिनेशन समझ में आ जाए। जैसे यहां नोट करते हैं अपन, ये आपकी एक साइड है ए वेक्टर, आपको दो वेक्टर्स को जोड़ना है। जैसे आपके पास एक वेक्टर क्या है, ये है बी वेक्टर। क्या है आपके पास? ये आपके पास बी वेक्टर है। एक तो ये एक वेक्टर हो गया, एक बी वेक्टर ये हो गया। अब अपने क्या लिखना है? टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड टू साइड ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, किसमें? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो हम जो इसकी डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेंगे और इसका एडिशन कैसे करवा लेंगे? ऐसे एडिशन हो जाएगा। यह आपका थीटा एंगल बन गया, जो ऐसे बन रहा था, ये थीटा बन रहा था। ठीक है, यहां तक हो गया आपके। इफ टू वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल, टू साइड ऑफ ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड हो चुकी है, ऑफ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, टेकन इन सेम ऑर्डर। कैसे लेना है? सेम ऑर्डर के अंदर। क्या किया? सेम ऑर्डर के अंदर गए हम, टेल से हेड, टेल से हेड, सेम ऑर्डर में चले गए। उसके बाद देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की क्या होगी? थर्ड साइड, यानी कि ये जो साइड है, यही साइड बची, यही साइड बची ना ट्राइंगल की, ये वाली साइड, ये वाली साइड बची। ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है? इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। कैसे होगा ये? अपोजिट ऑर्डर। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या हुआ? इसकी सेम ऑर्डर हुआ ना, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया और ये हेड से टेल जुड़ गया। तो अपने को क्या लेना था? अपोजिट ऑर्डर। क्या लेना था? अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर क्या होगा? इसके हेड से। तो ये क्या हुआ? ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये क्या हो गया इसका? रिजल्टेंट। क्या हुआ? रिजल्टेंट। डेफिनेशन समझ में आ गई? ये समझ में आपको आ गया। डेफिनेशन मिटा देता हूं ताकि मैं और आपको इसको क्लियर कर सकूं। ठीक है, डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं एक बार बोल देता हूं डेफिनेशन क्या लिखनी है। यदि दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? टू साइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टू साइड्स में उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। कैसे? एक ही ऑर्डर के अंदर। देन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, तो रिजल्टेंट क्या होगा वेक्टर का? वो हमें क्या देगा? थर्ड साइड देगा ट्राइंगल की। उसमें क्या देगा? वो मैग्नीट्यूड देगा और डायरेक्शन देगा। और कैसे होगा वो? अपोजिट ऑर्डर में। कैसे होगा? अपोजिट ऑर्डर में। ठीक है, आगे हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। क्या लिखा था मैंने? ये एक वेक्टर माना था, ए वेक्टर। ये वन साइड हो गई, ये टू साइड हो गई, ये क्या हो गई? टू साइड हो गई। क्या हो गई? सेकंड साइड। तो थर्ड साइड इसकी क्या होगी? रिजल्टेंट। और वो क्या होगा? अपोजिट ऑर्डर में। ये सेम ऑर्डर में हो गया, ये अपोजिट ऑर्डर में इसका। ये अपने पास ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, ये अपने पास रिजल्टेंट हो गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये रिजल्टेंट तो हमें पता चल गया और अपोजिट ऑर्डर में ये भी मालूम चल गया, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा?
क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछ लिया जाए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, या फिर हमसे पूछ लिया जाए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे अपन। तो जो इसका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। यहां लिख देता हूं मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, आपके पास लेंथ ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट की जो लेंथ होगी वही क्या होगा, मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट। लेंथ ऑफ रिजल्टेंट। सेकंड चीज कि सर डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी, इसको अपन अल्फा एंगल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा एंगल। क्या मानते हैं, अल्फा एंगल। तो आपके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा, सर डायरेक्शन क्या होगी इसकी, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट क्या होगी, डायरेक्शन इसकी अल्फा। क्या होगी, अल्फा विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में ही है, ए वेक्टर के रेस्पेक्ट। तो ये आपकी क्या हो गई, डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट। और ये आपके पास लेंथ जो है इसकी वो क्या हो गई आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। आ गया समझ में। अब इस पे बहस अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल के थ्रू अपन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपकी 11th और 12th की काफी हद तक फिजिक्स कवर हो जाएगी। हमने क्या कहा, एक न्यूमेरिकल में हम क्या देख रहे हैं, एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है, सीता है, वो कहां जा रही है, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। कहां जा रही है, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। और फिर उसके बाद वो 90 डिग्री के एंगल के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में 4 किलोमीटर चल जाती है, 4 मीटर सॉरी 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चली जाती है। अब अपने को इसका रिजल्टेंट ज्ञात करना है कि रिजल्टेंट इसका क्या होगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कौन है ये, सीता। सीता का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपन क्या जानते हैं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, वही डिस्प्लेसमेंट होती है। अब अपन अपना लो लगाएंगे, ट्रायंगल लो। क्या बोला, ट्रायंगल लो। क्या अगर दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है ट्रायंगल के दो वेक्टर, तो जो तीसरा जो अपना रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा और थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अपना क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। और यही सीता की क्या होगी, ये ए वेक्टर हो गया आपका, ये बी वेक्टर हो गया, और यही सीता का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट भी होगा। अब अपने को यहाँ इसकी डायरेक्शन भी जाननी है, इसका मैग्नीट्यूड भी जानना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, बराबर क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या होगा 25। और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, 5 मीटर। क्या आ जाएगा, 5 मीटर। ये तो अपने पास क्या मालूम चल गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपसे फर्स्ट क्लास में क्या बात की थी, डायरेक्शन भी जरूरी होती है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है,
डायरेक्शन भी जरूरी होती है। अब डायरेक्शन कैसे पता करें? डायरेक्शन क्या होगी? ये एंगल। क्या होगा? ये एंगल। अब मैंने आपसे पहले ही क्या कहा था, यहां मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? केवल ग्राफिकल मेथड या मैथमेटिकल मेथड आपको मैं नहीं पढ़ा रहा। ग्राफिकल मेथड में अपन नॉर्मल आइडियाज लगाएंगे, ठीक है? आइडिया के बेस पे अपन डायरेक्शन इसकी निकालें। आपको इसके लिए 2 डायग्राम याद रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे? 2 डायग्राम। कॉपी में साइड में इसको उतार लीजिए। ये 2 डायग्राम कौन कौन से हैं? 3, 4, 5। कौन सा? 3, 4, 5। 3, 4 और 5। दूसरा डायग्राम कौन सा है? 4, 3, 5। 4, 3। हमेशा याद रखना, जो 4 है उसके सामने का जो एंगल होगा, ये एंगल, ये हमेशा कितना होगा? 53 डिग्री। कितना होगा? 53। और 3 के जो सामने का एंगल होगा, ये कितना होगा? 37 डिग्री। क्या होगा? 37 डिग्री। 3 के सामने कौन सा है? कितना हुआ? 37 डिग्री। 4 के सामने क्या है? ये कितना हुआ? 53 डिग्री। इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका। 11th और 12th की बहुत कंप्लीट, लगभग कंप्लीट फिजिक्स में ऐसा न्यूमेरिकल जरूर बनता है। हर टॉपिक में ऐसा एक न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। तो उस चीज को याद कर लीजिए। 3, 4, 5, 4, 3, 5 का कॉन्सेप्ट। क्या करना है आपको? बड़ी रेखा के सामने का जो कोण होगा वो भी बड़ा होगा, छोटी रेखा के सामने का कोण क्या होगा? छोटा होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है? अब इसकी डायरेक्शन हमें पता करनी है। डायरेक्शन के लिए मैं इसको अभी मिटा रहा नहीं हूं। यही है सीता। ये हमने क्या कहा था पहले कि एक डायग्राम बना लेना डायरेक्शन का। ये क्या था? ईस्ट। ये क्या था? नॉर्थ। ये था वेस्ट और ये था साउथ। कहां जा रही है सीता? 3 मीटर ईस्ट में। कहां जा रही है? 3 मीटर ईस्ट में। 3 मीटर ईस्ट में जा रही है। 4 मीटर कहां गई? वो कहां गई? नॉर्थ में 4 मीटर गई। इसने एंगल बनाया ये। क्या बनाया? ये एंगल। ये कितना था आपके पास रिजल्टेंट? ये कितना मिला? 5 मीटर। मिल गया 5 मीटर। मैंने क्या कहा था? 4 के सामने का कोण कितना होगा? कितना होगा? 53 डिग्री। 53 डिग्री। अब नॉर्मल सा लॉजिक लगाएंगे। 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर 53 90 में से कम होते हैं तो कितना होगा? 37 डिग्री। 37 हो गया ना ये। टोटल ये एंगल कितना? 90 डिग्री। 90 में से ये 53 हो गया, तो ये एंगल कितना बचा? 37 डिग्री। अब आपको वहां पे क्या करना है? यहां तो आपके पास देखिए, आपको आंसर बनाना आना चाहिए। आपको आंसर बनाते वक्त आपको 4 ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 4 ऑप्शन तो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन अपना आंसर बना देते हैं, ठीक है? आंसर बनाते हैं। अगर इसको मैं ईस्ट के रेस्पेक्ट में लूंगा, इस एंगल को ईस्ट के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलूंगा? 53 डिग्री। 53 डिग्री कहां जा रहा है? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यही होगा, यही होगा इसका आंसर। और अगर मैं नॉर्थ के डायरेक्शन में ले रहा हूं, नॉर्थ के ऊपर डिपेंड करवा रहा हूं, तो क्या होगा? 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यही 2 आंसर बन सकते हैं वहां पे। दोनों ही आपके पास सही आंसर है। देखिए बच्चों, ये IIT JEE एडवांस के रूप में क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें क्या होता है? एक आंसर भी सही हो सकता है, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकती है और 4 भी सही हो सकते हैं। अगर वो आपको मेंस के रूप में देगा तो इन दोनों में से कोई सा भी एक दे देगा, या क्या करेगा? इन दोनों में से
कोई भी एक ऑप्शन दे देगा और वो आपका सही होगा। वो आपसे पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि नॉर्थ के रेस्पेक्ट में लेना है या ईस्ट के रेस्पेक्ट में लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको वापस समझाऊं मैं। क्या किया मैंने, ईस्ट के रेस्पेक्ट में लिया। ईस्ट से मैंने देखा कितना एंगल बना रहा है, 53 बना रहा है। किस डायरेक्शन में बना रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कहां से जा रहा है? ईस्ट से। यहां देखा नॉर्थ से कहां जा रहा है? ईस्ट में। कहां जा रहा है? नॉर्थ से ईस्ट में। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बन गया क्वेश्चन, हो गया आपका न्यूमेरिकल सॉल्व। ये ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।